अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल्स नावल लैंड पर। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। जिसका नाम है जिन्हें रास्ते में खबर हुई और ये तारीर है नाजिया कंवल नाजी की। सर्द हवाओं का तसलसल जारी था। हादिया ने अपना आंचल कंधों पर सेट करते हुए ब्लैक शर्ट की तरफ देखा, जिसे निकलने वाला शख्स बला शक और शुबा इस वादी की तरह बेहद हसीन और जमील था। वो जो अब तक सुजान सैर के हुस्न के कसीदे पढ़ती थी, शख्स को देखने के बाद इसे सुजान की खूबसूरती और वजाहत नाकाफ़ी महसूस हुई थी। अगर वो सुमान अहमद का ख़ास बंदा था तो यकीनन सुजान अहमद की ज़िंदगी में इसकी बड़ी ख़ास अहमियत थी, क्योंकि अपने हुलिये और चाल से वो किसी तरह मुलाज़म नहीं लग रहा था। सुजान ने इसके करीब आने पर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया था। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सुजान कहते हैं, सवात का फार्मेट ऑफिसर हूँ मैं। हाँ, वालेकुम सलाम। आपको किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं सुजान साहब, आपका तारफ़ पहले ही तफसीलन पहुँच चुका है हम तक। दिल खोल कर हंसता वो वादी के हुस्न को मज़ीद बढ़ा गया था। हादिया न चाहने के बावजूद मुकम्मल तवज्जो से इसे देख रही थी। आपकी तारीफ सुजान ने मुसाफे के दौरान पूछा था, जब वो बाएं हाथ से मूँछों को बल देते हुए बोला, मुझे बंदा आजिज को समान कहते हैं। समान अहमद, फ़िलहाल कई सालों से यह इलाका मेरे बाप और इनके बाद मेरे ज़ेरे निगरानी है। मुझे बताया गया था कि आप शिकार के लिए निकले हुए हैं, लिहाजा अपने ख़ास आदमी को हमारे इस्तकबाल के लिए भेजेंगे। इरादा तो यही था मगर बदल दिया। शिकार आपसे ज़्यादा अहम नहीं है मेरे लिए। वो भला का हाज़र दिमाग पुरएतमाद शख्स था। सुजान को इसकी शख्सियत का कायल होना पड़ा। मेहरबानी छोड़ें इन तकल्लुफ़ात को, फ़िलहाल तो आप मेरे मेहमान हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी इस इलाके के बाशिंदों का शेवा है। चलें आएँ, थकन दूर करें, फिर मिलकर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। और चिटसी सी एक नज़र आदिया ज़मीर चौधरी पर डालते वो खुशगवार अंदाज में बोला। सुजान ने इस बात में सारे ला दिया, हूँ कोई क्यों नहीं, ये मेरी फियांसी है आदिया ज़मीर चौधरी, मेरे साथ ही असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं। गुड, बहुत खुशी आपसे मिलकर। वो पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो था। वो मुस्कुरा दी, मुझे भी बहुत शुक्रिया, चलें फिर। जी हाँ, क्यों नहीं। हादिया को आंखों में इशारा करके सुजान अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हादिया ने भी इसके कदमों की तकलीद की। जिस वक्त वो लोग सवात पहुँचे, दिन की उजली किरणें धुंध की बुकल में मुंह छुपाए तारीकी की गोद में पनाह लेने को तैयार थी। समान अहमद का घर इस जन्नत नज़ीर इलाके में किसी दुनियावी जन्नत से कम हरगिज़ नहीं था। वो फूल जो इस घर के इतराफ में खिले थे, इससे पहले इन दोनों ने भी नहीं देखे थे। दिल में इन्हें शख्स के ज़ौक़ का मुतरफ होना पड़ा। कहीं 100 गज़ पर फैले इस घर की खूबसूरती सिर्फ बाई से ही नहीं, अंदर से भी बेमिसाल थी। रंग बरंग फूलों का साथ घर के हर कोने से जुड़ा हुआ था। सफाई इतनी थी कि पैरों तले दबीज कारपीट ना बिछा होता तो ज़मीन पर बिछे मार्बल के टुकड़े इन्हें इनकी शक्ल दिखा देते। हादिया दिल में बेसाख्ता बेहद मुतासर हुई थी। तब भी पूछ बैठी, आपकी मिसिज नज़र नहीं आ रही। समान अहमद इसके सवाल पर एक लम्हे के लिए चलता चलता रुक गया, गोया इन्हें इसके मतलब पूरी मालूमात थी। चंद लम्हे खामोशी की नज़र होते हुए बोला, जब वो बोला, हाँ वो कुछ बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ में डिस्चार्ज हो जाएंगी। शुक्र है, बीवी के बगैर जितना भी खूबसूरत घर हो सोना सोना ही लगता है। जी हाँ, ये तो है। हादिया ने महसूस किया अपनी बीवी से मतलब गुफ्तगू इसे पसंद नहीं आई थी, तब इसका मूड बदल गया था। सुजान ने आंखों में इशारा करके इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू से मना किया। वो नहीं चाहता था कि इसका मूड इतना ख़राब हो जाए कि वो इन्हें चाय पानी पटर खा कर ही चलता कर दे और इसकी यहाँ तक आने की सारी मेहनत अकारत जाए। मेरा ख्याल है आप लोग फ्रेश हो लें, फिर शाम के खाने की मेज़ पर मुलाकात होती है। संजीदा मूड के साथ इसने रुखसत चाही थी। सुजान ने आस पास में सारे हिला दिया। जी ज़रूर। सुजान के आमी भरते इसने बुलंद आवाज़ में मुलाजमा को आवाज़ दी। सुगरा बोतल के जिन की तरफ फ़ौरन एक औरत हाथ बांधे हाजिर हो गई थी। जी साईं, मेहमानों को इनके कमरे दिखाओ और शाम के लिए अच्छी सी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करो। बहुत ख़ास मेहमान है ये हमारे सभी। जी साईं, बहुत शुक्रिया सुमान साहब। इंशाअल्लाह हमारा इत्तेहाद बिना तो हम ज़रूर इस इलाके के चप्पे चप्पे पर अपने नाम की मोहर लगाएंगे। इसका मूड बहाल करने के लिए सुजान ने इसे दाना डाला और कामयाब रहा। सुभान अहमद के होंठों की मुस्कुराहट वापस आ गई थी। जी ज़रूर, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। सुजान आदिया के साथ मुलाजमा की हमराही में ख़ास मेहमानों के लिए बनाए खूबसूरत कमरे में आया। आदिया पूछे बगैर ना रह सकी। अब क्या होगा सुजान, इसकी बीवी तो यहाँ है ही नहीं, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो
اس کا ہم پر اعتماد بحال ہونے دو، پھر اس کی بیوی کا بھی پتہ لگا لیں گے کہاں ہے۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ اس نے اپنی بیوی سے متعلق جھوٹ بولا ہے؟ صاف ظاہر ہے مجھے یہ شخص بہت شاطر لگ رہا ہے سوزان۔ شاطر تو وہ ہے مگر ساتھ میں بلا کا ذہین اور پر اعتماد بھی، شاید اس لیے آیا تھا کسی کے جال میں پھنس نہیں سکا۔ پھر اب کچھ نہیں جبار اس کا بہت بھروسے مند آدمی ہے، یقیناً ہمارے بارے میں وہ اس سے تصدیق کرے گا۔ جبار کی ہمارے حق میں گواہی اسے ہم پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ آگے کے راستے اللہ نے چاہا تو آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ جبار کون ہے؟ وہی جس نے شیطان صرف انسان کے بارے میں معلومات دی ہو، یعنی وہ دونوں سائڈ چل رہا ہے۔ ہاں اس کے ساتھ چلنا مجبوری ہے اس کی۔ خیر تم چھوڑو یہ سب، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، شام کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ اب ٹھیک ہے؟ ہادیہ کے آمی برتے وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ جس وقت کمرے سے نکلا کوئی سرعت سے پیچھے ہوا تھا۔ سوزان کے قدم وہی فریز ہو گئے، گویا اس کی اور ہادیہ کی ساری گفتگو سن لی گئی تھی۔ اسے مطاعت رہنا تھا مگر وہ نہیں رہا۔ ہادیہ کے سامنے والا کمرہ اس کا تھا، وہ چار قدم اٹھاتا اسی کمرے میں چلا آیا۔ ساری پلاننگ پر پانی پھر گیا۔ نہ صرف اسے شکست ہوئی تھی بلکہ جبار نامی اس محنتی ایماندار شخص کی جان کو بھی خطرہ تھا جس کا راز وہ افشا کر چکا تھا۔ اسی خیال کے دماغ میں آتے اس نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر اسے کال ملائی تھی۔ تیسری بیل پر اس کی کال اٹھا لی گئی۔ جی سوزان صاحب حکم کریں، اس وقت کہاں ہو تم؟ اس کے پاس ادھر ادھر کی آنکھنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ جبار بھی پریشان ہو گیا۔ سب خیریت تو ہے نا سر؟ نہیں یار ہمارا راز افشا ہو گیا ہے۔ تم ایسا کرو فوراً اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، ابھی تمہیں ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں پہنچو، باقی معاملات بعد میں طے کریں گے۔ جی سر جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ سوزان نے کال ڈراپ کر دی۔ اس سے غلطی ہوئی تھی، اب وہ اس غلطی کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا تھا۔ سغرا واپس آئی تو وہ ٹانگ پر ٹانگ دھرے بیٹھا اسی کا منتظر تھا۔ ہاں کہو کیا خبر لائی؟ اچھی خبر نہیں ہے سائیں، وہ دونوں آپ کو دھوکہ دینے کے گھر سے یہاں تک آئے ہیں۔ اچھا ان دونوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ جی سائیں۔ کون ہے وہ؟ جبار احمد۔ ٹھیک ہے جاؤ، تم کوئی شک تو نہیں ہوا نا انہیں تم پر؟ نہیں سائیں۔ گڈ اچھا سنو، کھانے کے بعد ایک ضروری کام ہے، مجھے کہیں جانا ہے، کل صبح تک اللہ نے چاہا تو واپسی ہو جائے گی۔ میری غیر موجودگی میں تم ان دونوں پر خاص نظر رکھو گی، جیسا آپ چاہیں سائیں۔ شاباش اب جاؤ۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے رخصتی کا حکم دیتے اس نے فوراً سیل فون نکالا اور کال ملائی۔ اگلے چند منٹ تک وہ اپنے خاص کرندے کو کچھ خصوصی ہدایات دینے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ طویل راہداری عبور کر کے جس وقت وہ اپنے کمرے کے سامنے پہنچا اس کا دماغ مکمل پرسکون ہو چکا تھا۔ جیب سے چابی نکال کر اس نے کمرے کا لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بیڈ پر دودیا بلب کی مدھم روشنی میں وہ موجود مکمل طور پر گہری نیند میں تھا۔ سامان احمد نے سرسری ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی، پھر اپنی خاص الماری کی طرف بڑھ گیا۔ لاک کھول کر جس وقت اس نے اندر سے اپنا پسٹل نکالا وہ بیدار ہوگی۔ سامان نے بڑھ کر ایک نظر اس پر ڈالی، پھر پسٹل کی گولیاں چیک کر کے اسے اپنی واسکٹ میں چھپا لیا۔ اٹھ گئی تم صبح بخیر؟ پلٹ کر اپنے بیڈ کی طرف آتے ہوئے اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔ انشا کی سوجی ہوئی بوجھل آنکھیں نیند سے بیدار ہونے کے باوجود بند ہو رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے، زبردستی آنکھیں واہ کرتے ہوئے اس نے اسے تنفس سے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ بیوی ہو تم میری یار، یہ دیکھو تمہاری بے جا نفرت اور مجھ سے بیزاری نے کیا اشر کر دیا ہے تمہارا۔ اٹھو جاؤ آئینے میں جا کر شکل دیکھو اپنی، ترس آئے گا تمہیں خود بھی اپنی حالت پر۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بال سنوارنے کی کوشش کی لیکن انشا نے اس کا ہاتھ پریں جھٹک دیا۔ تم قطرہ قطرہ زہر پلا کر ایک روز چاہے میری جان ہی کیوں نہ لے لو، میرے دل میں کبھی تمہارے لیے سوائے نفرت کے دوسرا اور کوئی جذبہ نہیں آئے گا۔ سامان احمد ہمیشہ یاد رکھنا یہ تم ہاں چلو دیکھتے ہیں پھر یہ ضد کہاں تک چلتی ہے۔ کھل کر ہنستے ہوئے اس نے اس کا گال چھوا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ خیال رکھنا اپنا، آج رات کہیں جانا ہے، مجھے ذرا بھی کوئی ہوشیاری دکھائی تو تمہیں پتہ ہی نہیں میرے کیسا جنونی سا آدمی ہوں میں، کھال ادھیڑ کر رکھ دینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا میں۔ انشا جانتی تھی وہ جو کہہ رہا تھا اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، تب اس نے تنفر سے منہ پھیر لیا۔ سامان نے ایک نظر اس کے سوتے ہوئے چہرے پر ڈالی، پھر لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر گیا۔ کھانے کے لیے میز لگا دی گئی تھی۔ سوزان اور ہادیہ جس وقت کھانے کی میز پر پہنچے وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ لمبی چوڑی میز انواع اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی، بھنے ہوئے بٹیر، آگ پر سینکا ہوا دیسی مرغا، چپلی کباب، بنی ہوئی مرغابی، مختلف اقسام کے پکے چاول، کھیر، کئی قسم کی سلاد، خالص دیسی گھی کا میوے والا حلوہ، مچھلی کے کباب۔ سوزان کی مہمان نوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ خوب ڈٹ کر کھانا کھانے کے بعد سامان نے اس سے کہا تھا، سوزان صاحب آپ اور آپ کے منگیتر میرے خاص مہمان ہیں آج کی رات یہی قیام کیجیے، مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے، معذرت خواہ ہوں صبح سے پہلے واپس نہیں لوٹ سکوں گا، اللہ نے چاہا تو کل دوپہر کے کھانے پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سوزان جانتا تھا کہ وہ کسی ضروری کام سے جا رہا ہے، تبھی متعدد انداز میں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنی دانست میں وہ جبار
کو اس کے قہر سے محفوظ کر چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس علاقے میں موجود اس کے کارندے فرار ہونے سے پہلے اس تک پہنچ کر اسے اپنی تعویل میں لے چکے تھے۔ ایک ذرا سی لاپرواہی اور غلطی کی سزا سے کسی کی جان دے کر چکانی تھی۔ رات کی تاریکی نے پوری وادی کو اپنی سیاہ چادر کی لپیٹ میں چھپا لیا تھا۔ سامان کا پھلوں سے گھرا خوبصورت کاٹیج بھی خاموشی کی بکل مارے رات کی تاریکی کا حصہ بن چکا تھا، مگر اس کاٹیج میں وہ دو نفوذ ابھی بھی جاگ رہے تھے۔ عادیہ کو ساری بات کا پتہ چل چکا تھا، تبھی وہ پریشان تھی۔ اب کیا ہوگا سوزان؟ یقیناً یہ شخص ہمیں اس گھر سے زندہ واپس نہیں جانے دے گا، اللہ مالک ہے، لیکن جب یہاں تک آ گئے ہیں تو کامیاب ہوئے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس بس ایک ہی رات ہے۔ تم اس ملازمہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں سغرا، اسے چیک کرو، یقیناً اسی کے ذریعے ہمیں ضرور کوئی کامیابی ملے گی۔ میں دیکھتی ہوں، اسے تم اپنے طریقے سے کوشش کرو، کچھ ہاتھ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ عادیہ کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ بھی محتاط انداز سے کمرے سے نکل آیا۔ سغرا جاگ رہی تھی۔ عادیہ کمرے سے نکل کر جونی وسیع ہال میں آئی، اسے اپنے سامنے موجود پایا۔ السلام علیکم۔ قدرے کسیا کر اس نے فوراً سلام کیا، جواباً وہ خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ وعلیکم السلام، کچھ چاہیے؟ چند لمحوں کے توقع بعد اس نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ عادیہ نے دیکھا اس کی آنکھوں و چہرے پر ایک عجیب سی وحشت کا راج تھا۔ اسے محتاط ہونا پڑا۔ نہیں، اصل میں اس علاقے میں پہلی بار آئی ہوں تو سوچا جب تک نیند نہیں آتی تھوڑی گپ شپ کر لوں، مگر یہاں تو آپ کے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا ہوں۔ کسی مرد ملازم کو اجازت نہیں کہ وہ اس گھر میں قدم بھی رکھے۔ سب بھائی ڈیرے پر ہوتے ہیں اور خواتین ملازمین وہ آ جاتی ہیں، مگر اپنے مقررہ وقت پر ٹائم پر آگے پیچھے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا اتنی سختی کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، ہمارے صاحب کے اپنے اصول ہیں۔ تم کتنے عرصے سے یہاں؟ کافی سال ہو گئے، یعنی کہ تم اپنے صاحب کی بھروسے مند ملازمہ ہو۔ بھروسے مند نہ ہوتی تو اب تک گولی سے اڑا دی گئی ہوتی۔ اور یقیناً جو تمہارے صاحب کا بھروسے مند نہ ہو اسے گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ہاں، کیا تمہیں راز رکھنا آتا ہے؟ کسی خاص خیال کے تحت اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے رازداری سے کہا، جبکہ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو کوئی راز شیئر کرنا ہے؟ ہاں، بھروسہ رکھیے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عادیہ اس کے قدرے قریب ہو کر دھیمے لہجے میں بولی، یہ جو سوزان ہے نا، میرا منگیتر، یہ تمہارے سوزان صاحب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تم یہ بات مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ یقیناً سغرا کو اس کی بات پر حیرت کا جھٹکا لگا، تبھی قدرے حیرت زدہ سی ہو کر اس نے پوچھا تو وہ بولی، میں اسے پسند نہیں کرتی، زبردستی منگنی ہوئی ہے ہماری، اسے نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ کاری ہوں، لیکن حقیقت میں چاہتی ہوں کہ تمہارے سامان صاحب اسے آڑی ہاتھوں لیں، صرف اسے ہی نہیں بلکہ اپنے خاص وفادار ملازم جواز صاحب کو بھی، کیونکہ وہ شخص بھی تمہارے صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ جو معلومات اسے وہ اس کے منہ پر دے رہی تھی، یہ وہی معلومات تھی جو اس نے بند دروازے سے چھپ کر سنی تھی۔ اسے عادیہ ضمیر چودھری پر یقین کرنا پڑا۔ جو معلومات اسے وہ اس کے منہ پہ دے رہی تھی، یہ وہی معلومات تھی جو اس نے بند دروازے سے چھپ کر سنی تھی۔ اسے عادیہ ضمیر چودھری پر یقین کرنا پڑا۔ جبار اب تک اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ اسے سامان صاحب کے آدمی پہلے پکڑ چکے ہیں۔ جہاں تک آپ کے منگیتر کی بات ہے، اس کا فیصلہ سامان صاحب کل گھر واپس آ کر کریں گے۔ گڈ، یہ تو اچھی خبر ہے، بس تم پلیز ایک احسان کرنا، مجھے منظر عام پر نہ لانا، ورنہ وہ شاہ جو زبردستی منگیتر بنا پھرتا ہے میرا، وہ مجھے مارنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت مشکل سے اسے سوتا پا کر نکلی تھی میں کمرے سے، مبادا اسے مجھ پر شک نہیں ہو جائے، وہ تو مجھے یہاں لانے کے حق میں ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہے جیسے ضد کر کے میں آئی ہوں یہاں۔ کوئی بات نہیں، آپ بے فکر رہیں، سامان صاحب آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چندی آنکھوں میں ہلکی سی بے یقینی سموئے، وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عادیہ نے بظاہر خوش ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ نہ صرف اسے مصروف دیکھ کر سوزان کو بے فکری سے اس گھر کا تفصیلی جائزہ لینے کا موقع فراہم کر گئی، بلکہ اس نے اس کی نظر میں خود کو کلیئر کرنا اپنا راستہ بھی کھول لیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی جا رہی تھی۔ سوزان بھی اطراف کا جائزہ لے رہا تھا جب اس کے موبائل پر میسج کی ٹیون بجی۔ ایک بری خبر ہے سوزان، عادیہ کا میسج تھا۔ جوں ہی اس نے اوپن کیا یہی پڑھنے کو ملا، فوراً اسے بیشتر اس نے جواب لکھا، اللہ خیر کرے، خبر بتاؤ، جبار صاحب کی جان خطرے میں ہے، سامان احمد کے آدمی تمہارے فون سے پہلے پہنچ گئے تھے ان تک، سامان احمد یقیناً انہیں قتل کر کے سزا دینے کے ارادے سے باہر گیا ہے، اگلا نمبر تمہارا ہے۔ عادیہ کا جوابی میسج کافی تفصیلی تھا، اس کے دل کو بے ضد ٹھیس پہنچی۔ وہ نو، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سغرا مختصر جواب۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہی ارادہ داری میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، تبھی میسج ٹون پھر بجی۔ اب یہاں سے بچ نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ قدرے دل فریفتگی کے ساتھ اس نے ٹائپ کیا،
फ़ौरन जवाब आ गया समान अहमद की बीवी वो कहाँ है। इसने टाइप किया हादिया का जवाब, फिर फौरी आ गया इस घर में है, जितनी जल्दी हो सकता है इसे तलाश करके यहाँ पुलिस बुलवाओ, अब सिर्फ वही औरत हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, मैं समान के कमरे तक रसाई की कोशिश करता हूँ, मगर अभी बात याद रखना, मुझे सिर्फ तुम्हारी इज्जत और जान की परवाह, अपनी कोई फिक्र नहीं है, जानती हूँ। ओके टेक गुड केयर ऑफ यू। इसके पास यूँ बहुत कम वक्त बहुत कम था। कांटे से बाहर समान अहमद के कारिंदे मुकम्मल चौकस इस घर का पहरा दे रहे थे, जबकि इस घर के अंदर 1000 पर भी बारी इसकी खास मुलाजमत सूरा की मौजूदगी में वहाँ परिंदे का भी पर मारना नामुमकिन नहीं था। इसे मुतात होना पड़ा। समान अहमद का कमरा बाहर से लाक था, इसे बिना आवाज़ पैदा किए लाक खोलना था। सुगरा का कोई पता नहीं था, वो किसी भी वक्त वहाँ एंट्री मार सकती थी। तभी इसने अपनी सारी सलाहियतें बरोए कार लाते हुए अगले 7 मिनट में लाक खोल लिया। कमरे के अंदर नाइट बल्ब की मदम रोशनी थी। इसने ओनी जैकेट गर्दन तक बंद की और मुताद कदमों से आगे बढ़ता इतराफ का जायज़ा लेने लगा। कमरे से मलका वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो सरहद से इसी तरह बढ़ गया। यकीनन अंदर समान अहमद की बीवी थी और इसके बाहर निकलने तक इसका इंतज़ार करना था। अगले 5 मिनट के बाद जैसे ही वो वाशरूम का दरवाज़ा खोला, एन इसी लम्हे बाहर राहदारी में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। सुजान है, पास ज़ाया करने के लिए एक लम्हा भी नहीं था। तभी सरहद से लपक कर इसने वाशरूम से निकलने वाली लड़की के मुंह पर हाथ रखा, इसे अपनी तावील में ले लिया और अलमारी के पीछे छुप गया। अंशा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। तभी वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। बाई जूतों की टिक टिक की आवाज़ मध्यम पड़ना शुरू हो गई थी। अंशा ने खुद को एक अजनबी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए मुखालफत जिन्स के हाथ पर इतनी ज़ोर से काटा कि इसे फ़ौरन से बेशत इसे आज़ाद करना पड़ा। आज़ाद होते ही वो इसके मुकाबले आई थी। कौन हो तुम? ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि ना तो अंशा इसको देख सकी और ना सुजान ही तवज्जो से इस पर निगाह डाल सका। अब जो वो मुकाबला आई तो गोया दोनों तरफ क़यामत बर्पा होगी। इसके सवाल को किसी जवाब की ज़रूरत नहीं थी। सुजान की सालों की थकन से लाप आ गई, जबकि अंशा को लगा कि आप इसके लम्हे के बाद जीना इसके लिए मुमकिन ही ना रहा हो। दिल की धड़कनें जहाँ तेज़ हुई वहाँ सर भी चकराया। अगले पल इसकी आवाज़ इसका साथ छोड़ चुके थे। सुजान ने फ़ौरन इसे बेश से बाजू में संभाला और फिर फ़ौरन बगैर वक्त ज़ाया किए जैकेट की पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकाल कर एक नंबर तेज़ी से प्रेस करने लगा। अंशा की आंख खुली तो वो समान अहमद के घर पर नहीं थी। एक बेहद खूबसूरत कशादा कमरे में सिंगल बेड पर लेटी थी। वो छत को घूर रही थी। आंख खुलते ही जो पहला ख्याल इसके ज़हन में आया वो सुजान साहर का था। वो तो सारी कश्तियाँ जलाकर अपने दश्त से निकली थी, फिर भला कैसे वो इसकी गर्द पा गया था। इतने साल दर्द के अलाव में जलते रहने के बाद इस शख्स का सामना इसकी अजियत का हासिल नहीं था। इसकी पलकें भीगी थी और फिर भीगती चली गई। सुजान वाशरूम से निकला तो इसे बिस्तर पर बैठे पाया। इसकी धड़कनें एक लम्हे के लिए जैसे झुक सी गई थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? खुद पर जब्त करने के कड़े पैरे बैठाते हुए उसके करीब आया था। अंशा ने सर झुका लिया। मुझे क्या होना है? बेहोश हो गई थी तुम। इसने जैसे जताया था वो खामोश रही। तभी वो बोला, समान अहमद को गिरफ्तार करवा दिया है मैंने। तुम्हें अब इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं इससे खौफजदा नहीं हूँ। खौफजदा नहीं हो तो क्या खुश हो इसके साथ? वो जला था। अंशा ने अपने आंसू पूंछ लिए। तुम्हारा मसला नहीं है कि मैं किसके साथ खुश हूँ या नहीं हूँ। किसी नहीं है वो समान अहमद है, एक स्मगलर गुंडा बदमाश है। और तुम खुद क्या हो? सुजान को उम्मीद नहीं थी कि वो इससे ये सवाल करेगी। तभी वो फ्रीज हुआ था। चंद लम्हे वो बेयकीनी के साथ इसे देखने के बाद इसने कुर्सी को जोर से ठोकर मारी या बगैर पलट कर लंबे लंबे डंग भरता कमरे से बाहर चला गया। जिंदगी घूम फिर कर फिर इसी मैदान पर आकर रुकी थी जहाँ से वो दोनों एक दूसरे से हाथ छुड़ाकर फरार हुए थे। सुजान वो अभी घर वापस आया था जब मिसिस सार ने इसे आवाज़ देकर किचन में अपने पास बुला लिया। वाश बेसन से पलट कर तौलिए से चेहरा खुश करता वो किचन में चला आया। जी अम्मी, अंशा को यूनिवर्सिटी से ले आओ बेटा। तुम्हारे अब्बू किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर गए हैं। रोटी बनाते हुए उन्होंने हुक्म सादर किया था। सुजान ने गिला तौलिया साइड पर रखा। मैं अभी थक कर आया अम्मी, वैसे भी आजकल यूनिवर्सिटी कोई नहीं जा रहा, सब इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ हैं। फिर ये मैडम क्यों रोज़ यूनिवर्सिटी के दर्शन करने चली जाती है? वो खफा हुआ था। मिसिस साहब ने चूल्हा बंद कर दिया। रोज़ कब जाती है? आज ही गई है, वो भी किसी ज़रूरी काम की वजह से। आप बातें ना बनाओ, सुनाओ, जाकर ले आओ। हद है अम्मी, इकलौता बेटा हूँ मैं आपका, मगर मुजाल है कभी मेरी साइड लियो। आपने हमेशा इस अंशा की बच्ची की वकालती करती रहती हैं बस। हाँ तो इसी ने संभालना है तुम्हें, हमें वही इस घर को, और तुम्हें संभालेगी। इसी से हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। एक मिनट, ये इतनी लंबी प्लानिंग किस खुशी में? जिस खुशी में भी हो तुम बस अपने काम से काम रखो। या फाउल है अम्मी? अच्छा ठीक है, आप जाओ और वो
وہ इंतज़ार कर रही होगी। माओं की ये अजाफी खूबी होती है कि इन्हें दिल का हाल बताना नहीं पड़ता, वो खुद अंदर के चोट पकड़ लेती हैं। सुजान सार के साथ भी यही हुआ था। तभी माँ से नज़रें चुराता अभी वो वापस पलटा था जब दरवाजे पर होने वाली ज़ोरदार दस्तक ने इसकी तवज्जो मबजूल कर ली। वॉशिंग बेसिन के आईने से बाइक की चाबी उठाता वो गेट पर आया। अस्सलाम वालेकुम। गेट खोल कर जैसे कदम बाहर निकाले एक अजनबी ने जवान ने फ़ौरन सलाम झाड़ा। सुजान ने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा था, तभी इस बात में सारे ला दिया। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए, ये साहिब साहब का गाड़ी है? जी हाँ ठीक है, बराए मेहरबानी अंशा को बुला दे। एक अजनबी नौजवान के मुंह से अंशा का नाम सुनकर इसे बेहद नागवारी महसूस हुई, मगर इसने अपने तसरात छुपा लिए। क्यों, आपको अंशा से क्या काम है? कज़न है वो मेरी, ये सकी फूफीजाद हूँ। इसका मामी की तबीयत ठीक नहीं है, बुला नहीं है इसे। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी में है वो, घर वापस आती आ जाएगी आपकी तरफ। कितनी देर में आएगी? घर 25-30 मिनट तो लगेंगे, अभी लेने जा रहा हूँ इसे। ठीक है, जल्दी ले आए। मुझे नहीं लगता अम्मी 25-30 मिनट निकालेंगी। ये क्या बकवास है? क्या हुआ इन्हें? पहली बार वो तलख हुआ। मुकाबल को इसकी तलखी पसंद नहीं आई, तभी करफती से बोला, खुद देख लेना, आकर किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ मैं जो इतलाहें देता फिरूं। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ ठहरा नहीं था, जबकि सुजान अक्का बक्का सा इसे पलट कर जाता देखता रहा। अगले पल बाइक संभालने के बजाय वो वापस घर के अंदर आया था। अम्मी रायदारी से ही बुलंद आवाज़ में इसने अपनी माँ को आवाज़ दी। वो फ़ौरन किचन से निकल आई। जी बेटा, अम्मी आप फ़ौरन अंशा के घर जाएं, मुझे आंटी की तबीयत ठीक नहीं लगी, अल्लाह खैर करेगा। क्या हुआ? पता नहीं, अभी अंशा का फूफीजाद कज़न आया था, बाहर अंशा को बुला रहा था, कह रहा था इसकी अम्मी की तबीयत बहुत सीरियस है। या अल्लाह रहम, एक ही रात में क्या हो गया ऐसा? कल तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थी। पता नहीं अम्मी, आप जाकर पता करें, मैं अंशा को लेकर आता हूँ। वो परेशान हो गया था। मिसिस साहब ने फ़ौरन चादर ली और घर से निकल गई। सुजान खासी तेज स्पीड के साथ ड्राइव करता अगले 10 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुँच गया था। अंशा इस वक्त आदिया के साथ ग्राउंड की सीढ़ियों पर बैठी गप्पे आंग रही थी। जब वो इसके सर पर पहुँचा था, तुम्हारा ज़रूरी काम अगर ख़त्म हो गया तो घर चलें, इसे गप्पे आंकते देखकर इसे गुस्सा आया था। जवाबन वो हादिया की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। चलो। हादिया अभी सुजान को छेड़ने का इरादा रखती थी, मगर इसके संजीदा तेवर देखते हुए बाज रही। अंशा की सीढ़ियों से उठते ही वो वापस पलट गया। वो हादिया ज़मीर चौधरी को खुदा हाफिज़ बोलकर इसके पीछे चल पड़ी। सुजान के सपाट चेहरे इसकी खामोशी को इसकी साबका नाराज़गी से मामूर किया था। तभी परेशान हुए बगैर खुद भी चुप करके बैठी रही। अगले 10 मिनट के बाद बाइक साथ वाला के बजाय अजीम हाउस के सामने रुकी तो वो चौंक उठी। यहाँ क्यों लाए हो? अंदर चलो, पता चल जाएगा। बाइक रोका, वो सरात से अंदर की तरफ बढ़ा तो वो भी फ़ौरन इसके पीछे लपकी। दिल किसी अनहोने ख्याल से जैसे कानों में धड़कने लगा था। अंदर सेन में इसकी फूफी बैठे हुए सीने को पी कर रही थी, जबकि इसकी माँ का मखसूस कमरा महल्ले की ख्वातीन से भरा था। वो तीर की तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ी तो दरवाजे के पास ही खड़ी बेगम साहब ने इसे दबोच कर सीने से लगा लिया। सब्र करना अंशा, सब्र के सिवाय इंसान के पास और कोई चारा नहीं, उन्होंने इसके कान में तलकीन की थी। वो तड़प कर इनकी बाहों के असार से निकली। सब्र सब्र क्यों करूं, क्या हुआ? इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। तभी इसकी नज़र सामने चरपाई पर बेजान पड़ी, अपनी माँ के वजूद पर पड़ी। सारी ज़िंदगी शोहर के मजालम सहकर हालात की चक्की में पीसने वाली इसकी माँ जैसे ज़िंदगी से थक कर मौत की बेरहम आगोश में जा सोई थी। इसकी आंखें पथरा कर रह गई। अभी कल तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, रात देर तक इसके साथ बातें करती रही थी, इसके साथ अपने दुख शेयर करती रही थी, और अब बिल्कुल अचानक चुपचाप मुंह मोड़कर अब भी नींद सो गई। बेयकीनी थी। पथराई आंखों के साथ किसी कटे हुए शेतर की तरह वो वही चरपाई के पास डह गई। माँ की आंखें क्या बंद हुई, से लगा सारी दुनिया गप अंधेरे में डूब गई हो। कब कौन आया, कब किसी ने इसे तसल्ली दी, कब जनाजे की तैयारी हुई, इसे कुछ पता नहीं चला। बस आंसू थे कि बेआवाज़ गालों पर बहते जा रहे थे। अंशा गुप अंधेरे में घुटनों में मुंह छुपाए वो अकेली बैठी थी। जब मिसिस शाह ने इसे पुकारा, अंशा को अपने आंसू इनसे छुपाने पड़े। जी, मिसिस शाह ने लाइट ऑन कर दी। इसने अपने आंसू पूछ लिए। तभी वो बोली, यहाँ अंधेरे में अकेली क्यों बैठी हो? अपनी बहनों को देखो, कितना सब्र किया हुआ। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखते उन्होंने इसे साथ लगा लिया, फिर बिलक बिलक कर रो पड़ी। अल्लाह की यही मर्जी सी अंशा, इंसान अल्लाह की रज़ा के सामने बेबस है। तुम्हें भी इसकी रज़ा में राज़ी होकर अपनी बहनों के लिए सब्र करना पड़ेगा। इनकी अपनी आवाज़ रूंधी हुई थी, मगर वो इसे सब्र की तलकीन कर रही थी। तभी इसकी दोनों बहनें कमरे में चली आई। अंशा ने देखा फ़कत कुछ अरसे में इन दोनों की सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर लग रही थी। वो हैरान होकर रह गई।
तुम दोनों को क्या हुआ है? वही जिसका अम्मी को डर था। मतलब वटे सटे की शादी में अक्सर यही होता है, अंशा एक खुश ना हो तो दूसरी भी खुश नहीं रहती। बड़ी अंशा ने सर झुकाए निम लहजे में इसे हाल वाल सुनाया तो तड़प उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? फूफो ने सर चढ़ के ये रिश्ता किया था, फिर इनकी बहू खुश क्यों नहीं? बस सास बहू दोनों का एक जैसा मिजाज है, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए नौबत तलाक तक पहुँच गई है। या खुदा, ये ज़िंदगी है या कोई खेल तमाशा? अभी तो 6 माह में यही हुए इस रिश्ते को नौबत किनारा कशी तक आ गई। किनारा ही करना था तो हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? फूफो ने वो हल्का सा चलाई थी जब जरनशाह के लबों पर एक मुर्दा मुस्कुराहट हल्की सी चुप दिखा कर गायब होगी। फूफो ने नहीं, हमारी ज़िंदगी हमारे बाप ने बर्बाद की है। अम्मी को पता था? हाँ, फूफो ने ही बताया था। या खुदा, क्या करूँ मैं? बेबस सी मुठ्ठियाँ बेचते हुए वो फिर रो पड़ी थी। अब क्या होगा? क्या वो लोग तुम्हें भी पता नहीं? अभी तक हम दोनों से ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने, और शायद वो ऐसा करेंगी भी नहीं, क्योंकि पहले यह बहन की वजह से बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ था इन दोनों भाइयों का। मगर ये है कि ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल कर देंगे वो लोग। ये फूफो आखिर चाहती क्या है और अब्बू ने क्यों चुप साध ली है? अब्बू बहन को कसूरवार नहीं समझते। इनकी नज़र में ये सब बच्चों की ज़िद और बड़ों की पसंद से इनराफ की वजह है। अपनी बेटियों की बर्बाद ज़िंदगी इनकी नज़र में बर्बाद नहीं है, इसे सिर्फ अपना दुख नज़र आ रहा था। अब जो बहनों की ज़िंदगी के हालात सामने आए तो दिल और भी तकलीफ़ से भर गया। अगले रोज़ इसकी दोनों बहनें अपनी शोहरों के साथ ही अपने ससुराल चलेगी, तो इसने भी अपना रखते सफ़र बांध लिया। लेकिन इससे पहले कि इसके कदम इस घर की दहलीज पार करते, इसकी फूफी की कड़क आवाज़ ने इसके मेन गेट की तरफ बढ़ते कदम रोक गए। तुम कहाँ जा रही हो? वही जहाँ मैं रहती हूँ। बिना पलटे इसने जवाब दिया तो वो बोली, अब नहीं रोगी, क्योंकि जिसने तुम्हें अपना घर होते हुए गैरों के सबूत किया था वो नहीं रही। अब क्या मतलब वो नहीं रही? तो अब आप हम पर अपनी हुकूमत चलाएंगी? इसे जैसे सांप ने काटा था तभी बल खाकर पलटी तो वो भी जलाल में आ गई। हाँ, चलाऊंगी हुकूमत, बहुत सता लिया तुम माँ बेटियों ने अपनी मन मर्जी करके मेरे भोले भले मासूम भाई को। अब और बदमाशी नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। चुप करके अपने घर बैठो और अपने बाप की खिदमत करो। मेरे बाप को अपनी बेटियों की खिदमत की ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ पर इल्ज़ाम ने इसे तपा दिया था, तभी इसका बाप कमरे से निकला। देख लिया आपा, कैसी गज़बर की ज़बान है इस लड़की के मुंह में, किसी लिहाज का नहीं करती यह, ना तो बाप का ना बाप की बड़ी बहन का। आपने ऐसा क्यों बनाया अब्बा? सारी ज़िंदगी आपने कभी अपनी शफकत की नज़र से नहीं देखा, कभी मोहब्बत से बेटियों के सरों पर हाथ फेर कर अपनाइयत से बात नहीं की। हमारी माँ को हमेशा पाँव की जूती समझकर जुल्म और सितम करते रहे, और अब आपको बेटियों से इज्जत न मिलने का गिला है। इसका गला रूंधा था, तभी इसकी फूफो बोल पड़ी, बस बस रहने दो, तुम माँ बेटी तो हो ही ना शुक्री। मेरे भाई की क्या हैसियत रही है इस घर में? तुम्हारी ये बदज़बानी आवारगी देकर बहुत अच्छी तरह नज़र आ रहा है मुझे। मगर सुनो लड़की, आगे से अब ऐसा नहीं होगा। इज्जत से घर बैठो, अपने फ़राइज़ संभालो, नहीं तो तुम्हें काबू कैसे करना है बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, ज़रूर जानती होंगी, तभी तो हमारे बाप को काबू किया हुआ है। मगर अफसोस अपनी बहू को काबू नहीं कर सकी। अब उंगली की पोर पर इसने आंसू उतार कर परे झटक दिया। तभी बाहर से आया इम्तियाज़ ने इसका बाजू दबोचा। बहुत ज़ुबान चलती है तुम्हारी, खूब अच्छी तरह जानता हूँ किसी का दिया हुआ हौसला है ये। मगर अब तुम ये अच्छी तरह जान लो कि वो दिन गए जब तुम अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल चाहता तितली की तरह उड़कर पहुँच जाती थी। अब तुम हमारी इज्जत हो। मामू ने इस घर के और तुम्हारे मामलात मेरे और अम्मी के सबूत कर दिए हैं। मैं देखता हूँ आप कैसे इस घर से कदम बाहर निकालती हो तुम। वो यकीनन गेट के इस पार खड़ा बाई रोड पर इसकी आवाज़ सुन रहा था। अंशा ने तनफट से झटका देकर अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा लिया। शक्ल देखिए अपनी, आईने में 100 साल का बूढ़ा मरीज भी इतना फटकार ज़दा नहीं होता जितना नस्वत और फटकार तुम्हारी इस मुकरू शक्ल पर बरस रही है। अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो, तुम जैसे कज़न को अपनी जूती की नोक पर रखती हूँ मैं, आई समझ? हाँ आ गई। आप चलो बैठो अंदर चलकर। इसकी नफरत को कोई अहमियत ना देते हुए इसने धक्का देकर इसे नीचे गिरा दिया। अंशा शाक्ट सी अपने बाप को देखती रह गई, जो सामने खड़ा किसी अजनबी की तरह इसे सारे मामले से कतई अनजान दिखाई दे रहा था। इसे समझ में आ गया इसकी माँ तब नहीं मरी जब सारे लोग इसके गिर्द गिर्द जमा थे, बल्कि इसकी माँ अब मरी थी जब इस तंग से घर की ऊंची दीवारों में कोई इसके आंसू देखने और पूछने वाला नहीं था। अम्मी अंशा नहीं आई। वो अभी नमाज इशा करके मस्जिद से घर आया था, तभी लाउंज में तस्बीह करती सायरा बेगम के करीब आ बैठा, जिन्होंने इसके सवाल पर नफ़ी में सारे ला दिया। नहीं बेटे, अभी कुछ मेहमान हैं इनके घर, मुझे मुनासिब नहीं लगा कि ऐसे में से चलने के लिए कहूँ, लोग क्या कहेंगे? लोगों ने क्या कहना है अम्मी? लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। आप ले आती इसे यहाँ, कम अज़ कम यहाँ हम इसका ख्याल तो रख सकते थे। वहाँ पता नहीं वो किस हाल में होगी, पता नहीं कुछ खाया भी होगा इसने कि नहीं, ऊपर से मोबाइल भी बंद है। वो परेशान था। मिसी सार इसकी परेशानी की वजह बहुत अच्छी तरह समझती थी, तभी इसे तसल्ली देते हुए बोली, सुबह जाऊंगी बेटे, इंशाल्लाह सुबह ले आऊँगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बस यही तो बात है अम्मी, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।
پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے اسے تسلی تو دے دی تھی، مگر وہ خود ساری رات جاگتی رہی۔ اگلی صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ عظیم صاحب کے گھر چلی آئی تھی۔ سین کے بیچوں بیچ انشا کی پھوپھو بیٹھتے ہوئے اپنے بیٹے کے سر میں تیل ڈال رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، لہٰذا دستک دے کر وہ اندر چلی آئی۔ لو آ گئی مصیبت، انہیں دیکھتے عظیم صاحب کے بھانجے نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹک کر رک گئی، مگر دوسرے پل انشا اور سوزان کا سوچ کر ان سے قدم پھر آگے بڑھ لیا۔ السلام علیکم۔ لبوں پر مسکراہٹ پھیلا کر انہوں نے خندہ پیشانی سے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر سامنے بیٹھی اس اخلاق سے آری موٹی تازی عورت نے وہ ہاتھ تھامنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وعلیکم السلام، کہیے کیسے آنا ہوا؟ بنا انہیں بیٹھنے کا کہے بیاد روکھے لہجے میں وہ صاف مطلب کی بات پر آ گئی۔ مسز سار کو برا تو بہت لگا، مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ انشا کو لینے آئی تھی، سار صاحب بہت اداس ہیں اس کے لیے کیوں؟ بے حد تیکھے لہجے میں ابرو چکا کر انہوں نے یوں دریافت کیا جیسے وہ کچھ جانتی نہ ہو۔ بیٹی ہے ان کی، اتنے سال ساتھ رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وضاحت دینی پڑی۔ وہ اپنی مصروفیات ترک کر کے کڑے تیوروں کے ساتھ انہیں گھورتے ہوئے بولی تھی، ایک تو مجھے آپ سمجھ میں نہیں آتی، اچھی بھلی پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہیں آپ، مگر آپ کے کام اچھے نہیں ہیں۔ جوان جہان بیٹے کے گھر میں ہوتے ہوئے دوسروں کی جوان بیٹی اپنے گھر میں رکھتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ کو دیکھے میں لگی لپٹی رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ میرا بھائی ایک عزتدار خاندان سے ہے، اوپر سے بیمار بھی ہے، بیوی اس کی رہی نہیں، اور بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گیا، تو اب گھر سنبھالنے والا کون ہے؟ کیا میں اس بڑھاپے میں گھر کا چولہا چوکا کروں؟ ذرا عقل سے کام لیں اور اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ بہو گھر میں آئے گی تو صاحب صاحب کی اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ ان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ جتنے برے تھے، اس سے کہیں زیادہ برا ان کا لہجہ تھا۔ مسز سار جیسے برف سی لگ گئی۔ جی تو دوستو، اس ناول کی آج تیسری قسط پڑھی ہے، تو اب چوتھی قسط اس سے آگے کل انشاءاللہ پڑھوں گی۔ جلد ملیں گے ایک اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔